हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। सो फाइनली क्लैट पीजी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अभी तक तो हमने काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, बट वो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग प्रीवियस जो भी अभी तक होता आया है। लेकिन क्लैट पीजी कुछ ना कुछ चेंजेस तो करता रहता है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ को पढ़ना ध्यान से। आप प्री एजम्पशन पर नहीं चल सकते कि अभी तक क्या होता आया है वही आगे कैरी ऑन करेगा। तो जानेंगे आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। बिफोर दैट 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा अचीवर्स बैच क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। मैं वहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट 6:30 PM एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। क्योंकि क्लैट पीजी के पेपर में अब बचे हैं सिर्फ 5 मंथ्स, तो फटाफट से एनरोल करो। और अगर अपना कोर्स पूरा करना चाहते हो एंड एलएलएम क्रैक करना है, इस बार एनएलयू में एंटर करना है, सो डू एनरोल नाउ यूजिंग माय रेफरल कोड MSING10। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। फर्दर आपकी फीस होने वाली है 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, डिफरेंट है यहाँ पर, अलग अलग। आप जैसा प्लान लेंगे उस तरीके से आपके लिए कन्वीनियंट यहाँ पर होगा। ठीक, नो कॉस्ट EMI पर है, तो अगेन आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो, कर सकते हैं। बट इफ यू विल बी यूजिंग माय कोड MSING10 तो यहाँ पर आपको इस फीस में डिस्काउंट डेफिनेटली मिलने वाला है। एक बार जब आप एनरोल कर लेंगे तो आपको प्लस प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये होंगे कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड्स। देन यू विल बी गेटिंग द डेली लाइव क्लासेस। आपको पर्टिकुलर एक दिन में एक लाइव क्लास नहीं, इनफैक्ट आपको लाइव क्लासेस कराई जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, बिकॉज हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। प्लस आपको लाइव टेस्ट भी मिलेगा, क्विजेस भी मिलेंगी फॉर एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। इट्स नॉट ओनली अप टू कंप्लीटिंग द सिलेबस, the test and quizzes are also included for checking your performance also। क्योंकि हम कवर करने वाले हैं क्लैट पीजी एंड बाकी एलएलएम एग्जाम्स के लिए, तो इसमें जितना भी आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न है हम उसको कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अलॉन्ग विद दैट इन क्लास PDF जो भी डिस्कशन होता है एजुकेटर आप करेगा वो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्लस आपको डेली केस एनालिसिस भी मिलेगा। मूविंग फर्दर, मैं इस टाइम पे यूट्यूब चैनल पे डेली केस लॉ एनालिसिस करती हूँ। आप हम अगर लेट्स क्रैक क्लैट पीजी के आप अन अकेडमी के चैनल पर जाएंगे YT पे, तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे डेली केस एनालिसिस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉलो करो, वो फॉलो करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इफ यू आर एमिंग फॉर LLM एंट्रेंस एग्जाम तो आपके लिए केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली फॉर क्लैट पीजी एंड ALET PG, राइट। तो ये दोनों तो आपको फॉलो करना ही है। एंड जब बैठे बिठाए आपको कोई और एनालिसिस करके दे दे तो फिर तो डेफिनेटली उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाता है वहाँ पर खुद से सर्च करके पढ़ने का। सो अगर आप देख वीडियोस को तो फॉलो अप करिए, लेकिन अगर आपको वो नोट्स भी चाहिए जो मैं शेयर करती हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग ऑन द YT चैनल, तो आपको फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करना है और आपको वहाँ मिल जाएंगे फ्री में ये वाले नोट्स जो भी डेली केस लॉ एनालिसिस के हैं। तो अगर आपको इतना बेनिफिट दिया जा रहा है तो आप उसको फॉलो क्यों ना करो। प्लस मेरी चल रही है स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। यस, आई विल रिपीट, ये होती हैं फ्री लाइव क्लास। इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, आपको सिर्फ अन अकेडमी पे जाना है एंड वहाँ पे रजिस्टर करके आपको स्पेशल लाइव फ्री क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ऑलरेडी हैं आप वो भी देख सकते हैं। ये है मेरी कॉन्स्टिशिप की सीरीज, लेकिन इसमें मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करती हूँ। तो फर्दर हर ट्यूसडे और थर्सडे आपको मैं मिलूंगी 6:30 PM पे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इतने बजे इस पर्टिकुलर डेज पे पहुंच जाना है। एंड कीप चेकिंग ऑन द पोर्टल ऑल्सो। आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। सो these sessions are definitely going to be helpful for you also। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये QR कोड स्कैन करो एंड सिंपली आप वहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको मिल जाएंगी डेली अपडेट्स, ठीक है। यू विल गेट द डेली अपडेट्स एंड ऑल्सो द LLM अपडेट्स एंड क्लैट नोटिफिकेशंस एंड ऑल। सो मूविंग फर्दर टू द टॉपिक ऑफ टुडे, हम सबसे पहले क्लैट पीजी 2024 के नोटिफिकेशन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इस बार कौन सी होने वाली हैं।
क्योंकि हमारे लिए जो मैटर करता है वो ये होता है कि इस बार हमारे पास सीट्स कितनी होंगी, ठीक। वो डिपेंड करता है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम थी, बट अब आपके पास ये यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं 24। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अभी तक एलएलएम नहीं करा रही थी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एनएलयूज़ कम थे, एनएलयूज़ तो पहले भी थे, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो नहीं करा रही थी एलएलएम। तो इस बार से आपकी 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलएलएम कराने वाली हैं। 24 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट एनएलयू कंसोर्शियम के हिसाब से ये टेंटेटिव लिस्ट होती है, ये बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है। फॉर नाउ these are the 24 participating NLUs which are going to participate in this CLAT 2024 एग्जाम, ठीक है। तो एक बार नजर दौड़ा लेते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले आपके पास आता है NLSIU बैंगलोर, देन यू गेट नालसार हैदराबाद, NLIU भोपाल, देन NUJS कोलकाता, ठीक है। ये सब तो कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं, आपको पहले से इनके बारे में पता रहा है और हो सकता है आप इनमें से किसी में पढ़ भी रहे हो। देन NLU जोधपुर, HNLU रायपुर, GNLU गांधीनगर, GNLU सिलवासा कैंपस, ठीक, ये नया है, सिलवासा कैंपस इज नया। RML NLU लखनऊ, RGNUL पंजाब, CNLU पटना, NULS कोची। देन आपके पास NLU ओडिशा है, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ NUSRL रांची, NLU JA असम, DSNLU विशाखापट्टनम, TNNLU तिरुचिरापल्ली, MNLU मुंबई, MNLU नागपुर। अब देखिए नाम दोनों का सेम है, MNLU, ठीक है, बट दे बोथ आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, मुंबई एंड नागपुर। MNLU औरंगाबाद, अगेन द सेम बट डिफरेंट सिटी, राइट। 3 हो गए, मुंबई में ही 3 हो गए। HPNLU शिमला, DNLU जबलपुर, DBRANLU हरियाणा, ठीक है, ये भी नया है, सोनीपत वाला आपका। देन NLUT अगरतला, ठीक। सो ये हो गई आपकी 24 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। तो ये आप जब इस पेपर में अपीयर होंगे, आपकी जो भी रैंक बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से वैकेंसीज जैसे भी अवेलेबल होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगी, देन यू कैन टेक एडमिशन इन दीज एनएलयूज। आपकी रैंक के अनुसार ये तय कर दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, तो अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है NLS बैंगलोर मिलेगा, एंड उसी के हिसाब से ये आपकी रैंक जो है जैसे जैसे अगर कम होगी तो वैसे वैसे आपका जो कॉलेज का जो ग्रेडेशन है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको NLU से करना है LLM तो डेफिनेटली आपके पास ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे, पीजी एलिजिबिलिटी की, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमको उस फॉर्म पेपर की एलिजिबिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हम एलिजिबल नहीं है तो हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं क्लैट पीजी 2024 के बारे में, तो सबसे पहले आपके लिए सोचना क्या जरूरी है कि क्या मैं इस पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये LLM का प्रोग्राम है तो आपको चाहिए होगी LLB की डिग्री प्लस इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वो लिख दिया जाता है, बट बेसिकली यू हैव नीड अ LLB डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक। इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए LLB की डिग्री में, फाइनल LLB सेमेस्टर में, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए इन केस ऑफ कैंडिडेट जो जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO एंड OCI। आपको फोकस रखना है अपनी कैटेगरीज पे। यहाँ पे देखिए जनरल और OBC है या PWD वगैरह को अलग से कभी मिल जाता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, बट यहाँ पर सबके लिए 50% मार्क्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे मैं बता रही हूँ कौन सी कैटेगरी के लिए, बट आपको ध्यान रखना है इन सारी कैटेगरीज वालों को कि आपको 50% मार्क्स आपके मिनिमम LLB में होने चाहिए, एंड देन यू कैन ओनली अपीयर इन LLM क्लैट PG, राइट। बट अगर आप बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी ऑफ SC एंड ST तो आपके पास अगर 45% मार्क्स भी हैं तो आप इस पेपर में अपीयर हो सकते हो, ठीक। तो 50% फॉर दीज कैटेगरीज, जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI and 45% for SCs and STs, right? Now, second point, candidates appearing for their qualifying examination in April में। अब आपको मालूम है पहले तो ये पेपर आपका मई में होता था क्लैट का, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता था, एक तरफ तो लोगों का, बच्चों का मई में सेशन पूरा हो रहा होता था और वो मई में अपीयर हो जाते थे, एंड फिर उसके बाद फटाफट रिजल्ट आया एंड दे गॉट एडमिशन इनटू सम ऑफ द NLUs, ठीक है। अभी इसको चेंज कर दिया है, 2 साल से क्या कर रहे हैं, दे आर कंडक्टिंग देयर एग्जाम इन दिसंबर, लाइक ये होने वाला है दिसंबर 2023, 3 दिसंबर 2023 को डेट पहले आ चुकी थी, एंड ये आपका 24 का पेपर है। तो समवॉट ये आगे वाले सेशन का पेपर पीछे करा रहे हैं, ठीक। 24 के सेशन का पेपर ये 23 में करा रहे हैं,
इसी वजह से ये पेपर आपका दिसंबर में है। नाउ दोज हु आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर देयर LLB आपका मई में, क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स मई अप्रैल में ऐसे होते हैं, ठीक है, मई जून ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे LLB मई में जून में आने वाले, तो वो लोग भी इस पेपर में बैठ सकते हैं एडवांस में, ठीक है। वो पीछे जो है दिसंबर में इसमें बैठे हैं, उनका पेपर जैसा भी हुआ, देन दे हैव अ 6 मंथ पीरियड एंड अकॉर्डिंगली उनको जैसा लगता है उन्होंने परफॉर्म किया, क्या वो पेपर क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग कर सकते हैं एंड देन अदर LLM एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। सो अप्रैल मई में जो लोग भी अपना क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं फॉर्म। ऐसा ना सोचे कि हम इस बार नहीं भर पाएंगे, हमें अगले साल भरना है। ये पॉलिसी लाई गई है उन्हीं लोगों के लिए कि उनको थोड़ा सा पहले उनका सेमेस्टर के टाइम पे डिस्टर्बेंस ना हो, पहले वो पेपर दे लें एंड देन उसके बाद, क्योंकि यूजी वाले केस में भी यही होता था, वहाँ पर आपके बोर्ड्स हैं, देन बोर्ड्स के बाद ये लगा हुआ है, तो समवॉट क्या किया गया कि भाई दिसंबर का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या करो, ये पेपर दिसंबर में करा के ख़त्म कर दो, बच्चे को 6 महीने का टाइम भी मिल जाएगा सोचने के लिए कि मेरा पेपर कैसा हुआ, रिजल्ट क्या आया क्या नहीं, मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं, और अगर उसका नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली तो उसके पास एटलीस्ट ऑप्शन बी वगैरह बन जाए और वो सोच पाए, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एज लिमिट, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है क्लैट 2024 में, ठीक है। अच्छा, टाई ब्रेकर रूल क्या है, अगर कोई भी कैंडिडेट है, दो लोग हैं जिनका सेम मार्क्स बनता है, तो इक्वल मार्क्स के केस में जो ब्रेक ऑफ टाई होगा वो होगा हायर एज, पहला पॉइंट हायर एज। अगर दोनों में से किसी की एज ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन टू पर्सन्स आर हैविंग द सेम मार्क्स एंड वो लाई कर रहे हैं समवेयर 9th रैंक पे, ठीक है, तो अब दोनों में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको 9th रैंक मिल जाएगी, जिसकी कम होगी उसको 10th रैंक मिल जाएगी। देन अगेन अगर मान लीजिए दोनों की एज भी सेम हुई, देन इन दैट केस क्या होगा, कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया जाएगा। कोई हम मैनुअली नहीं करेंगे, बिकॉज मैनुअली करने में क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है, देयर आर हायर चांसेस ऑफ चीटिंग एंड ऑल, थोड़ा सा बायसनेस वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है कि अगर एज भी सेम होती है तो इन दैट केस कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया जाएगा एंड इन दैट केस जिसका नाम आता है उसको हायर रैंक दे दी जाएगी एंड बाद वाले को नीचे की रैंक दे दी जाएगी, ठीक है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द पीजी सिलेबस एंड गाइड, तो अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन क्लैट का आया था एनएलयू कंसोर्शियम का, जिसके चलते उन्होंने यूजी में काफ़ी चेंजेस करे हैं, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पीजी, तो पीजी में फिलहाल इस बार के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू तो कोई सरप्राइज नहीं दिया है। वो अलग बात है कि एग्जाम में कोई सरप्राइज दे दे, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, दे ऑलवेज कम विद सरप्राइजेस, तो आपको कोई भी बिल्कुल भी शॉक होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक बार हम उसको क्लियर कर लेते हैं। पीजी क्लैट 2024 एक एम्फेसिस डालता है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स पे, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि 2020 के बाद से दे आर टेकिंग एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। पहले क्या होता था, एक वन लाइनर क्वेश्चन होता था, देन यू दैट क्वेश्चन वाज फॉलोड बाय द 4 ऑप्शंस एंड आप आराम से कर पाते थे इफ यू नो द if you are having the knowledge, factual knowledge or the current knowledge, आपको उसको आंसर करने के लिए किसी चीज को बेस नहीं बनाना होता था। बट आफ्टर 2020 what they have starting doing कि they are giving the comprehension and their comprehension is followed by 10-12 questions and you have to answer that, ठीक। सो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज के बेसिस पे वो आपको फीचर करेंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे। 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा विद 1 सेक्शन, ठीक है। आपके पास एक ही सेक्शन होने वाला है, कोई 2 सेक्शन में कुछ भी डिवाइड नहीं है। जैसे यूजी में कई पेपर्स होते हैं, कई सेक्शंस होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक लॉ का पेपर है, ठीक है। कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास होने वाले हैं 120 मिनट्स, राइट, एंड देन 120 मिनट्स यू ऑलरेडी नो इट इज 2 आवर्स, ठीक है। एंड 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मिनट। बट क्या 1 मिनट वाजिब है देना? 1 मिनट इज नॉट यहाँ पे सही देने के लिए, बिकॉज आपको एक कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। सो वॉट यू हैव टू डू इज कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने पहले 2 या 3 मिनट निकाल दिए एंड देन आपके पास जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको आप डिवाइड करके चलोगे। बेसिकली इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कभी भी ये नहीं बताते हैं कितने पैसेजेस पूछने वाले हैं, ये इस चीज़ को लेके क्लियर एनएलयू कंसोर्शियम बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल कभी ये क्या करते हैं, ये 10 पैसेज दे देंगे, ठीक है, एंड हर एक पैसेज में दे आर गोइंग टू आस्क 12 क्वेश्चंस, या फिर दे आर गोइंग टू गिव 12 पैसेजेस एंड एवरी 12 पैसेजेस फॉलोड बाय 10 क्वेश्चंस।
इस तरीके से हो सकता है। एक बार को तो ये भी किया था कि 6 पैसेजेस दे दिए थे, ठीक है, और फिर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ा दिए हैं। तो नहीं सॉरी, पैसेजेस ज़्यादा दे दिए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए थे। तो जो वैलिड चीज़ है, मैं कह सकती हूँ ये वाला पैटर्न है, या तो 12 पैसेज 10 क्वेश्चन या 10 पैसेज 12 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये है जो एक बैलेंस पैटर्न लेके चलता है। अगर ये पैटर्न मान लीजिए फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये मत सोचो कि 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते हो। तो समवॉट आप ये सोच के चलो कि आपको आधा मिनट देना है, ठीक, क्योंकि आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में भी टाइम जाने वाला है। एंड प्लीज मेक श्योर कि पैसेज को बार बार मत पढ़ो, बिकॉज अगर आप पिछले ईयर के पेपर्स एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पैसेज में आपको कभी आंसर नहीं मिल रहा होता है, एक आइडिया लगता है आपको, ठीक है। पहला आइडिया क्या होता है कि व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट, तो क्या होता है पैसेज पढ़ते टाइम आप रिकॉल कर पाते हो कुछ चीज़ों को, आप कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को रिकॉल कर पाते हो, आपको ये लगता है क्या करेंटली कुछ कंटेम्प्रेरी इशू था इससे रिलेटेड, क्या कोई नया जजमेंट आया है जो उसने अपहेल्ड किया और जिसने ओवर रूल किया, ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करने लग जाते हो। बट वहाँ पे कहूँ मैं आंसर आपको मिलेगा तो वो नहीं आपको मिलने वाला है। हाँ, 10 में से 1 या 2 मिल गया तो वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी सॉल्व थ्रू दैट पैसेज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको उस पैसेज पे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक थॉरो फटाफट से रीडिंग कर लो, एक आपने आइडिया ले लिया एंड देन क्वेश्चंस कराओ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, फटाफट एक बार क्वेश्चंस को देख लिया एंड देन फिर पैसेज को जाकर पढ़ो, जिससे समझ में आ जाए कि क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है उस क्वेश्चन को लेके इस पैसेज में, ठीक है। तो फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं, एक बार हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखने आते हैं तो हमको लगता है क्या पता इसका रिलेटेड कंसेप्ट कुछ दे रखा हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस देख लो, फिर एक आइडिया लेके पैसेज में जाओ एंड आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यही एक सही तरीका होता है, क्योंकि कभी कभी हम नहीं तो फिर उसी में वॉन्डर करते रहते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बाद में ढूंढेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे अगले पे, फिर जाके ढूंढेंगे, वो वर्ड ढूंढते रहते हैं एंड इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड यू कैन नॉट बेयर टू गिव दैट मच ऑफ टाइम इन दिस एग्जाम, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट्स हैं और 1 मार्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ऐसा भी नहीं है कि 4 मार्क्स का है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम उसको डेडिकेट करें। आपको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपके ऊपर एक तलवार भी लटकी हुई है, दैट इज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। व्हेन यू आर हैविंग 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो वहां पर आपको जितना करना है वो एकदम बढ़िया से करना है, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हो। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर व्हेन मार्किंग योर आंसर। जब आप आंसर मार्क करो आपको आइडिया हो, आपको तुक्का भी लगे तो यू मस्ट बी हैविंग द लॉजिक बिहाइंड योर तुक्का, राइट। आप ये नहीं कि हवा में तीर चला दिया है चलो देखा जाएगा, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन में कर सकते हो बट आप लाइन से सारे क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द पेपर विल बी बेस्ड ऑन द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द यूजी प्रोग्राम। आप एलएलबी करके आए हो तो वहां पर जो कोर सब्जेक्ट्स थे जो मैंडेटरी थे उस पर बेस्ड होने वाला है। कौन कौन से पेपर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबने पढ़ा है, जूरिस्प्रूडेंस सबने पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली, क्रिमिनल, इतने तो पेपर जो मैंने अभी मार्क कर दिए ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, ठीक है। जो लोग 3 इयर्स वाले होंगे उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जो लोग 5 इयर्स वाले होंगे उन्होंने अपना थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बट डेफिनेटली सबने पढ़ा है। नाउ प्रॉपर्टी लॉ वगैरह हम दूसरे साल तक तीसरे साल तक पढ़ते हैं, देन कंपनी भी दूसरे तीसरे साल में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पहले ही साल पढ़ा होगा, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट एंड लेबर इंडस्ट्रियल। नाउ जहां तक मैं देख पा रही हूँ इन्होंने काफी कोर सब्जेक्ट्स आपको मेंशन कर दिए और लगभग इसी से क्वेश्चन रहता है, लगभग। जैसे मैं कहूँ एविडेंस से पूछ लिया पिछली बार, तो एविडेंस इन्होंने लिखा नहीं है, हाँ, बट क्रिमिनल लॉ के पार्ट में वो आता तो है, क्रिमिनल लॉ में आता है। क्रिमिनल लॉ में हम 3 जानते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है। तो अब तो अगर वो सीआरपीसी पूछ ले तो आपको क्रिमिनल लॉ तो मेरे हिसाब से आईपीसी होता है, तो आपकी डेफिनेशन गलत है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल मैनुअल होती है ना, याद है क्रिमिनल मैनुअल हम पढ़ते हैं एलएलबी में जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस होता है, तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है जो वो अलग से पूछ रहे हैं, ठीक है। वो लेबर पूछा उन्होंने लास्ट टाइम, उन्होंने टैक्स से कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछा, कॉन्ट्रैक्ट का वो भी दिख रहा है मुझे, इन्वायरमेंट पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पीआईएल पूछा जाता है, कंपनी लॉ पूछते हैं, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए वो सब वो पूछते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो कि क्या पता कुछ नया पूछ लेंगे, तो एक आध कोई बहुत ही रेयर वाले एक्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं और उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या फिर उससे रिलेटेड केस कोई आया है न्यूज़ में,
लेकिन डेफिनेटली उसके बारे में लोगों को पता होगा न्यूज़ की वजह से, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी इशू है, फॉर दैट पर्पस वो आपसे पूछ सकते हैं। बट ये कहूँ कि इससे बाहर जाके ज़बरदस्ती दुश्मनी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर विद दीज सब्जेक्ट्स थरली। अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान दोगे तो फिर आप कहीं पे सफ़र नहीं करने वाले हो, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद द फैमिली लॉ तो आप हिंदू मुस्लिम कवर करोगे, टॉट्स आप पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो कंपनी आप पढ़ ही रहे हो साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई पढ़ता है, आईपीसी हर कोई पढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो समवेयर सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। इधर उधर जो भी कनेक्टेड लिंक जो रिसेंट में आया उसको कनेक्ट करके पढ़ना, एंड डेफिनेटली आपका सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड। नाउ what is the objective section? In this section of the PG CLAT 2024 you will be provided extract। अब इन्होंने और डिटेल में समझा दिया, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ इन्होंने भी डिटेल में बता दिया है, तो एक बार हम देख लेते हैं भाई। आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा प्राइमरी लीगल मटेरियल से। आर यू गेटिंग? प्राइमरी की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब एक डायरेक्ट सोर्स होता है, ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, या तो जजमेंट से उठा के कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया, या तो फॉर एग्जांपल किसी बड़ी हस्ती ने, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा, किसी जज ने लिखा है, किसी बड़े एडवोकेट ने लिखा है, किसी जूरिस्ट ने लिखा है, तो आपको उसका उठा के आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से कोई डिबेट हुई है, कोई कमीशन की रिपोर्ट है, उन सबसे एक्सट्रैक्ट आपको निकाल के दे सकते हैं। जैसे आगे इन्होंने लिख भी दिया, इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस हो गए, वेरियस फील्ड ऑफ लॉ। अब कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द सब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस स्लाइड में, उनको मैंने आपको दिखा दिया। तो जब उन्होंने जितने सब्जेक्ट्स मेंशन करें उसी से रिलेटेड वो आपसे लॉस, केस लॉस पूछ सकते हैं। नाउ स्टैट्यूट्स हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, एंड ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, या तो 12 पैसेज 10 क्वेश्चन, 10 पैसेज 12 क्वेश्चन, 6 पैसेज हो सकती है, जो कि पहले बार में आई भी थी, बट सॉरी ज़्यादा आई थी, 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। 20 पैसेज और 6 क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए। हम जब एक पैसेज पढ़ के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा टाइम बच गया पैसेज पढ़ने में, लेकिन जब मैं 20 पैसेज पढ़ रही हूँ तो मुझे पैसेज पढ़ने में तो इक्वल टाइम लगा, उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी पैसेजेस बढ़ेंगी उतना मेरा रीडिंग टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक पैसेज को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, लेकिन जब मेरे पास 12 पैसेज होंगी, 10 क्वेश्चन होंगे, तो एक पैसेज पढ़ के मैंने डबल फायदा अपना किया, ठीक। तो जस्ट होप एनएलयू कंसोर्शियम से शायद ऐसा ही करे, बाकी भगवान से प्रे करिएगा, ठीक है, कि भाई 12 पैसेज 10 क्वेश्चन दे दो, ठीक, या 10 पैसेज दे दो तो और भी बल्ले बल्ले, ज़्यादा और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल रिक्वायर यू टू डिमॉन्स्ट्रेट द, क्या क्या चेक किया जाएगा। पहला, एबिलिटी टू रीड। ऑब्वियस सी बात है, सब रीडिंग का कमाल है, जितना क्विक रीड करोगे उतना क्विक सॉल्व कर पाओगे, उतना अपना टाइम सेव कर पाओगे। कॉम्प्रीहेंड करना इशूज को, ठीक है, मैंने क्या कहा, आंसर वहां पे पका पकाया नहीं लिखा है, आपको उसको समझना है, आपको रिलेट करना है क्वेश्चन से। कॉम्प्रीहेंड करना इशूज को जो पैसेज में डिस्कस हुआ है, एज वेल एज कोई भी आर्ग्यूमेंट या व्यू पॉइंट जो भी डिस्कस है, सेट आउट हुआ है पैसेज में। सेकेंड, अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है, इश्यूज का कोई भी अवेयरनेस है जो पैसेज में डिस्कस हो रुक चुका है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई लैंडमार्क टॉपिक है, कोई पुराना टॉपिक है जो ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन में रहा है, एंड आज उससे रिलेटेड कुछ कंटेम्प्रेरी इशू के निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी एक बहुत पुराना टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक रहा है, जिसपे डिमांड चलती रही है, बट आज की डेट में यूसीसी आने जा रहा है, तो अब यूसीसी जब आने जा रहा है तो उस पर लोगों के फिर मत बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसमें से आपको कुछ भी, अगर जजमेंट आ गया, अरे सॉरी, अगर आपका एक्ट आ गया तो एक्ट से एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, या फिर कोई बढ़िया से डिबेट अभी हो जाए तो उसका एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। एज वेल एज लीगल इश्यूज एंड फैक्ट्स जो भी रिलेटेड है अराइजिंग आउट ऑफ द पैसेज एंड द जजमेंट और द स्टैट्यूट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड, कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ समराइज द पैसेज, ठीक है, आपको पैसेज समराइज करके आप कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। Then you must be having the ability to apply your own knowledge of the fields of law discussed in the passage. I already told you, they are not going to give the answers in the passage. वो आपको खुद पता होना चाहिए। आप अभी से जब पढ़ रहे हो तब आपको जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है वो हेल्प करेगी वहाँ पे। अगर आप पहले से केशवानंद भारती पढ़ के आए हो, ठीक है, यू हैव रेड मिनर्वा मिल्स, यू हैव रेड शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह, यू नो, तो फिर रिसेंट में अगर अमेंडमेंट को लेके कोई एक्ट में कुछ कहा गया है, कोई केस में कहा गया है, तो फिर आपको उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड उसके साथ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी रिसेंट में और भी अगर कुछ यूसीसी पे अभी जो चीज़ें आएंगी तो आप पिछले पे जाओगे, आप पिछले यूसीसी के सारे केस लॉस पर जाओगे जहाँ ऑलरेडी ये सारी बातें करी गई हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
preparing for the PG CLAT 2024. So as part of your preparation for the CLAT PG, you should know क्या क्या करना है. रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट जजमेंट. मतलब कितना सपोर्टिंग एनएलयू कंसोर्शियम. सी आपको खुद बता रहा है कि व्हाट यू हैव टू डू. आपको कोई और बताए वो अलग बात है, कोई डिटेल में गाइड करे वो तो ठीक है, बट ये पर्सनली भी आपको गाइड कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है. मतलब वो चाह रहे हैं कि आप फोकस होके एक ही तरीके से चीज़ों को समझो. तो वो कह रहे हैं रीड करो एंड रिफ्रेश करो अपनी नॉलेज को इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का. समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो सब होता है, लैंडमार्क भी कंटेम्प्रेरी भी, तो पुराना नया सब करना है. ठीक है, ये याद रखना. एंड ट्राई टू डिसर्न वेरियस इश्यूज. अब जो भी इश्यूज डिस्कस होते हैं किसी भी जजमेंट पे, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंडमार्क और वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेम्प्रेरी, आपको उस इश्यूज के बारे में आइडिया होना चाहिए. रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन. रिवाइज करते रहो, सारे प्रोविजंस को रिवाइज करते रहो, पर्टिकुलरली जो डिस्कस किए गए हैं रीसेंट जजमेंट्स में. समझ पा रहे हो आप, खुद बता रहे हैं ये कि रीसेंट जजमेंट जो भी आए हैं उसमें जो भी केस लॉज वगैरह, उसमें जो भी प्रोविजन डिस्कस हुए हैं, आपको उसके बारे में भली भांति पता होना चाहिए. ये नहीं है कि आपको बस ये पता है कि हाँ भाई 142 की पावर एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, ठीक है, 482 की पावर एक्सरसाइज करके ये जजमेंट दे दिया. नहीं, आपको मालूम भी होना चाहिए कि 482 क्या है, 142 क्या है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए. It would also be useful to ensure you are aware of historical case laws. I already told you. Landmark judgments आपको पता हो, amendments पता हो आपको उस provision से, so that you have a more complete awareness of the provisions and the issues related to them. आपको clear idea मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप पहले से अगर पढ़े हो तो आप समझ पाओगे चीज़ों को, क्योंकि they might be asking you the questions related to interpretation. ठीक है, मान लीजिए उन्होंने हाईकोर्ट का, कोई हाईकोर्ट के जजमेंट का एक्सट्रैक्ट दे दिया जिसमें अभी कोर्ट श्योर नहीं है, कोर्ट का केस अभी चल ही रहा है, वो जजमेंट पे नहीं पहुंची है कोई भी, मान लीजिए, तो वहाँ या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस वो आपसे भी आपका ओपिनियन जान सकते हैं. तो आपको तभी पता रहेगा जब आप डिटेल में सब कुछ पढ़े रहेंगे. नाउ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है? तो मैक्सिमम मार्क्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज 120. ड्यूरेशन होने वाला है 2 घंटे का. 120 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच. सिलेबस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अलग से दे दिया. दिस इज द वेरी कोर लॉ. आपको मालूम है कि इसके बिना काम चलता ही नहीं है, ठीक है. एंड आई एम द टीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से मालूम है, आपको भी पता होनी चाहिए. तो फटाफट भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो. नहीं कर पा रहे हो, हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन करो, मैं कंप्लीट कराऊंगी. आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल बेसिक, आपको बेसिक से लेकर डिटेल में सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की पता हो जाएंगी. एक बार मेरे से पढ़ लो, ठीक. दूसरा, अदर एरियाज ऑफ लॉ जैसे जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी, कंपनी, पब्लिक, इंटरनेशनल, टैक्स, एनवायरनमेंट, लेबर, इंडस्ट्रियल, सेम वही चीज़ रिपीट कर दी गई है ना. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कट रहा होगा, बट ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुकी हूँ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, अब आप समझो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. तो भाई आपका पेपर ये ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन में मत आना, ठीक है. एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन होगा. कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in वेबसाइट. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन, क्योंकि कई बार होता है हमें वेबसाइट ही नहीं पता चलती है, ठीक है, हम परेशान घूमते रहते हैं कहाँ जाएं कहाँ जाएं. तो आपको जाना है कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in पर. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक. डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन आई एम रिपीटिंग 3 दिसंबर 2023, 2 बजे से 4 बजे तक शाम को होने, दोपहर में 2 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाला है. 2 घंटे का रिवीजन हो सकता है इन केस ऑफ नेसेसिटी, बदला भी जा सकता है, ठीक है. सो यू हैव टू कीप चेकिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. इंडियन नेशनल्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई जो एडमिशन ले रहे हैं ईदर ऑफ द पीजी प्रोग्राम, वो 24 में अपीयर होंगे, ठीक है. जो एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पीजी प्रोग्राम में, उनको क्लैट 2024 देना पड़ेगा. फॉरेन नेशनल्स को एडमिशन अपीयर नहीं होना है टेस्ट के लिए, ठीक है. प्लस फॉर एनी इंफॉर्मेशन जो 18 एनएलयूज को लेके है, ये कैंडिडेट रेफर कर सकते हैं. यहाँ पर 18 उन्होंने लिख रखा है, बट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी दे आर शोइंग 24 एनएलयूज, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ टाइपो एरर हो सकती है. सो कैंडिडेट यहाँ पर ई ब्रोशर को रेफर करेंगे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के, जो भी कंसोर्शियम की वेबसाइट पर अवेलेबल है. जब आप जाओगे तो देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी जब इमेज भी दिखाई, ठीक है, तो वहाँ पर वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे रखा है कि आप पर्टिकुलर अगर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वहाँ पे क्लिक करोगे और सीधे उसके वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ऑफिशियल वाली. दूसरा, आप उसका ब्रोशर भी डाउनलोड वहीं पे देन एंड देयर कर सकते हो, उसके डिटेल के बारे में कि उनकी फीस कितनी है, इनके पास सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, आपकी कैटेगरी की सीट्स कितनी है, ये सब आपको ई ब्रोशर से पता चल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी
अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने यूजी भी कभी क्लैट यूजी नहीं दिया है, आपको ये पहली बार समझ में आ रहा है आपको देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले सारे एनएलयूज को जाके समझ लो, आप उनकी लोकेशन देख लो, आप उनकी डिटेलिंग को देखो कि कहाँ पर है, कितनी वैकेंसी है, क्या पोजीशन है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कितना टाइम हुआ, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। एलएलएम के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में है, ठीक, क्योंकि पता लगा आपको एनएलयू जो मिल रहा है और आपको करना, वो मान लीजिए बिजनेस में करा रहा है और आपको करना था कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर आपको करना है बिजनेस में, मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात फिर सही नहीं होती है, क्योंकि फीस भी जा रही है, फीस अच्छी खासी है, आपको भी मालूम है एनएलयूज की, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप आराम से जज करो, आराम से पहले एनएलयूज को समझ लो, उनके स्पेशलाइजेशन को समझ लो, एंड फिर अपनी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग आप ध्यान में रखो कि भाई हम कहाँ जाएंगे, कितनी रैंक आएगी, तब हम कहाँ लाइक करेंगे। एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन नेशनल सीट्स के लिए एप्लीकेशंस आर एडवाइस कि आप ई ब्रोशर को एक बार देख लो जाके रिस्पेक्टिव, ठीक है। एनएलयूज पे सारे जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनको क्लैट 24 एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा फॉर दोज एनएलयूज जहाँ पे ये कैटेगरी एडमिट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हों जो एनआरआईज को नहीं लेती हों, तो आपको पहले चेक करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एनआरआईज को लेती है। आप टेस्ट में अपीयर तो होंगे, बट आप सोचें कि हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर मुझे इस एनएलयू में जाना है और हो सकता है एनआरआईज को वो ना ले रहे हो, तो आपको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज नोट कि एडमिशन इन कैटेगरीज के लिए आपको डायरेक्टली कंसर्न एनएलयू को अप्लाई करना पड़ेगा इन एडिशन टू अपीयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम, ठीक है। क्लैट एग्जाम में तो अपीयर होना ही है, लेकिन साथ में आप डायरेक्टली कंसर्न एनएलयू के पास भी जाओगे, आप वहां पर भी लिंक करोगे, उनसे बातचीत करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वो प्रोसीजर उन्होंने लिख रखा होगा, या तो कोई फॉर्म हो सकता है या फिर मेल हो सकता है, वो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एनएलयू की वेबसाइट पे जस्ट गो ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ द एनएलयू, पर्टिकुलर एनएलयू, and check whether they are admitting NRIs for the CLAT PG, and अगर ऐसा है तो आप फिर कंसर्न्ड पर्टिकुलर एनएलयू में इन विच यू आर इंटरेस्टेड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लीज रेफर टू द एनएलयू वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ अगर हम इनटेक की बात करें, हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं अलॉन्ग विद द फीस स्ट्रक्चर, जो वेरियस पार्टिसिपेटिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बारे में है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर डिटेल कंसोर्शियम नहीं दे रहा है, यहाँ पर उन्होंने ई ब्रोशर हर एक एनएलयूज का दे दिया है। अब आप पर्टिकुलर वहां पर जाइए, आप उनका इंटेक देखिए, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चार चीज मैटर करेंगी जब आपकी रैंक बन के तैयार होगी, यहीं पर आपकी रैंक की वजह से ही क्या होंगी, ये चारों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप एक्सेस कर सकते हो वहां से, एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज थॉरली आप जाइए रूल्स पर, पॉलिसीज पर, फीस स्ट्रक्चर पर फॉर्म भरने से पहले, ठीक। नाउ इन्फॉर्मेशन जो ई ब्रोशर में दिया जा रहा है इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफाइड ब्रीफली किया गया है। अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पे जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। ई ब्रोशर में छोटा सा एक ब्रीफ दे दिया, इतना इनटेक है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये कोर्स ऑफर है, ठीक। बट अगर आपको और डिटेल में जाना है तो फिर नीचे ही वेबसाइट का लिंक भी उनका दिया हुआ है, हर एक इमेज के बाद आप स्पेसिफिकली उस पर क्लिक करो और फिर आप चले जाओ, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट क्लैट 2024 की वेबसाइट को भाई रेगुलरली आप करो, क्योंकि अब तो आपका वो टाइम शुरू हो गया जब आपके लिए एक एक दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट हैव ओनली 5 मंथ्स, अगर मैं जुलाई से नवंबर काउंट करूं, यू हैव ओनली 5 मंथ्स, एंड यहाँ पर आपको अपडेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी सिलेबस बदल दिया या कभी कुछ मार्क्स का ऊपर नीचे कर दिया, या कोई पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, ऑफर फॉर एडमिशन अंडर क्लैट 2024, ये सब प्रोविजनल है, ये बदल सकता है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। एंड कोई भी राइट एडमिशन की क्रिएट नहीं करता है। सो अदर इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 जुलाई 2023 से आपका ऑनलाइन एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, एंड ये आपका क्लोज होने वाला है 3 नवंबर 2023 को, ठीक है। 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 3 नवंबर तक आपके पास समय है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट होना चाहिए हर एक रिस्पेक्ट में, एंड फीस के पेमेंट के बाद ही वो फाइनली सबमिट होगा, एंड हो जाना चाहिए 3 नवंबर से पहले। कब? 11:59 पे, ठीक है। 4 तारीख ना लगने पाए उससे पहले आपको सबमिट कर देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट्स को फिल करना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को वेल इन टाइम टू अवॉइड द लास्ट मिनट हैसल। समय रहते कर दीजिए, बहुत टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चलो बहुत लेट भी करना है तो भी अक्टूबर में कर देना, लेकिन नवंबर तक मत रुकना। नाउ क्लैट ऑफिस
और द ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी शैल इन नो केस बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अगर कुछ भी तरह की इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लैट ऑफिस या ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैंडिडेट्स को पहले खुद को रजिस्टर करना होगा क्लैट 2024 की वेबसाइट पे। जब आप एनएलयू कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो राइट कॉर्नर में आपको दिखता है जहां पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन आता है साइन अप का, ठीक है। वहां पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना है, अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर वो आपसे मांगेगा, आप उसको डालोगे, ईमेल आईडी मांगेगा, देन ओटीपी वगैरह आएगा रजिस्ट्रेशन पे एंड देन वैलिडेशन के लिए। और जब एक बार वंस आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो गया तो अब आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर सकते हो एंड देन आप वहां जाके फिर फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगेन यू हैव टू फिल द फॉर्म वेरी मच केयरफुली, क्योंकि भाई सस्ता नहीं होता है, फॉर्म महंगा होता है, ठीक है। तो प्लीज आराम से अच्छे से बहुत टाइम लेके करना, इसीलिए कह रही हूँ आखिरी के हैसल के लिए मत रुकना। 3 नवंबर डेट है, बट प्लीज 3 नवंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी भर पाओ भर दो, लेकिन टाइम ले लेके भरना, एकदम शांति में माहौल में, जब एकदम माइंड फ्री हो। ये नहीं गुस्से में बैठे हैं, लाओ कोई काम नहीं मन कर रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लाओ फॉर्म भर देता है, नहीं। आपका माइंड एकदम टेंशन फ्री होना चाहिए और एकदम साइलेंस मोड में रह के 2-3 बार क्रॉस चेक करके फिर सबमिट करना प्लीज, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स वगैरह का नाम जो है ये सब स्पेल्ड करेक्टली होना चाहिए एप्लीकेशन में, क्योंकि जैसा कि वो सर्टिफिकेट मार्कशीट में आपके आईडी प्रूफ पे हो, ठीक है। अगर कोई भी चेंज या ऑल्टरेशन होता है तो वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नाउ प्लीज नोट कि एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट और पे हो जाती है तो फिर कैंडिडेट प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं आप। अगर एक बार सबमिट हो गया फिर आप कहो कि सेम हम नंबर यूज करके दोबारा से सही कर ले, नहीं, पैसा गया, सब कुछ गया, फिर से भरना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता, वो कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता, बीपीएल फील नहीं कर सकता। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। कई बार होता है कैटेगरी भरते टाइम, प्रोग्राम भरते टाइम नहीं ध्यान दिया, पीजी के बजाय यूजी भर दिया, कैटेगरी में नहीं ध्यान दिया, ओबीसी एससी एसटी थे जनरल में ही रह गए, ठीक है, बीपीएल में नहीं अप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है ना। अपडेट जो होंगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो एंटरटेन नहीं करी जाएंगी क्लोजर डेट के बाद, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं एंटरटेन होगा, प्लीज कर लो सबमिट, प्लीज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स का काम क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं, बाकी तो मैं आपको बता भी रही हूँ। आपको करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है एंड इन केस अगर इन्फॉर्मेशन फर्निश किसी भी स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन पे जो हो रही है एग्जामिनेशन एडमिशन प्रोसेस पे वो गलत पाई जाती है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिसमैच होता है, तो इन दैट केस प्रोविजनल एडमिशन जो ऑफर दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट, बिना कोई फर्दर रीजन बताए हुए, ठीक है। ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें आपको पता होंगी, आप लॉ करके आए हो, एलएलबी करके, आपको ये पता होगा ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करना है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार कंसोर्शियम, प्लीज प्रोग्राम को करेक्टली चूज करिएगा, चेंज ऑफ प्रोग्राम की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करी जाएगी। अनफोर्सीन इंसिडेंट्स के केस में अगर कोई टेस्ट सिटी में या सेंटर पे टेस्ट कैंसिल होता है या टेस्ट सिटी कैंसिल होती है, इनसफिशिएंट या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाते हैं इन केस पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर पे, तो जो कन्वीनर है क्लैट 2024 उसकी राइट है वो कैंसिल करने की या फिर शिफ्ट करने की, ठीक है, उस सिटी सेंटर को या बच्चों को। ना अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, आपको बताना होगा कि हाँ हम ओबीसी को बिलोंग करते हैं, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है, हम एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसा भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। क्लैट 2024 में एक बार फी दे दी आपने, आपका फॉर्म गलत सबमिट हो गया, आपने डिटेल गलत करी, इससे फर्क नहीं पड़ता, नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है। आगे नहीं कि पता लगा 24 के लिए एडजस्ट कर लो 25 में दे देंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज के पास राइट है कि वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा घटा सकती हैं, ब्रेकअप को बढ़ा घटा सकती हैं, ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट के पहले, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। नाउ अगर कैंडिडेट ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको लगा चलो एक गड़बड़ हो गया मैं दूसरा भर देता हूँ, तो कैंडिडेट का जो लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो प्रीवियस की भर चुके हो, मान लो आपने पैसा दे दिया, फिर आपको लग रहा है भर दो दूसरा फॉर्म, पहले वाले का पैसा हम मांग लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान बहुत रखना है, क्या क्या अपलोड करना है, फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए विद द प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है। भाई सेल्फी वेल्फी वाली फोटो मत डालना, कायदे की लेना, क्योंकि महंगा फॉर्म है, बर्बाद हो जाएंगे पैसे, ठीक है, उससे अच्छा है कायदे की फोटो क्लिक करा के डिसेंट से कपड़ों में, लॉयर हो तो कोट पैंट वाली फोटो आपने डाली होगी वो सब खिंचवा सकते हो, मतलब पोस्ट कर सकते हो, एंड फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है।
सिग्नेचर आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं SC ST OBC, ठीक। अगर आप PWD में आते हैं तो उसका जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, या BPL का है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज यू आर क्लेमिंग, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है एज स्पेसिफाइड इन ब्रोशर, वो सबमिट करना होगा अलॉटेड यूनिवर्सिटी को इन द फॉर्म एंड मैनर जैसा वो मांगेंगे। जब एक बार आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको उस तरीके से प्रोवाइड करना रहेगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी अटेस्टेड व्हाइल सबमिटेड, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, ऑफलाइन नहीं जा रहा है। ऑफलाइन के केस में सेल्फ अटेस्ट होता था, ऑनलाइन में कोई सेल्फ अटेस्ट आप नहीं करेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा रहे हैं वो PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे, ठीक। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही पे करी जाएगी, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन है तो फीस भी ऑनलाइन है। अब जनरल OBC PWD NRI PIO OCI के लिए 4,000 रुपए हैं मार्क दिस। अच्छा खासा अमाउंट होता है, इसको वेस्ट मत करना, ठीक है। पढ़ाई तो अपने पार्ट पे अच्छी करनी ही है, वो मालूम है, हर बच्चा बेस्ट करता है तो वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन फॉर्म गलत भर के इसको पैसे को मत खराब करना, ठीक। एंड अगर आप SC ST BPL कैटेगरी से हैं तो 3500 आपकी फीस होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो 500 रुपीज में आपको मिल जाएगा। साफ साफ लिख दिया है कि वो 4,000 या 3500 में वो पैसा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है, अगर आप 4,000 वाली फीस दे रहे हैं क्योंकि आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 4500 टोटल देना पड़ेगा अगर प्रीवियस ईयर आपको चाहिए। एंड अगर इनको प्रीवियस ईयर चाहिए SC ST BPL को तो इनको 4,000 देना पड़ेगा, ठीक। कैंडिडेट्स को खुद ही बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह सब बेयर करने पड़ेंगे। रिमिटिंग द फी ऑनलाइन, वो ट्रांजेक्शन चार्जेस अलग अलग होते हैं। अब ये नहीं होगा कि आप मान लीजिए माइनस करवा रहे हैं, ठीक है, वो लगता ही लगता है। एप्लीकेशन फीस अगेन आई रिपीट नॉन रिफंडेबल है, ठीक। अब एडमिट कार्ड हॉल टिकट अभी तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 3 नवंबर तक पेपर होगा, अभी फॉर्म भरे जाएंगे तो 3 नवंबर के बाद से आपको चेक करना है एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। आप लॉग इन करोगे अपने अकाउंट में एंड वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट जिस दिन आएगा वो आपको वेबसाइट पे नोटिस निकाल के बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अभी से ही आज फॉर्म भर दिया बाद से चेक करने लग जाओ हॉल टिकट, ठीक है। वो आपको भी पता है 3 नवंबर तक अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसके बाद ही हॉल टिकट आता है। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप चेक करोगे, ठीक है। आपका पेपर है 3 दिसंबर को, तो आप फिर आराम से 20 नवंबर के बाद चेक कर सकते हो। 25 के बाद तो डेफिनेटली आपको आ ही जाने वाला है, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने कहा, अब हमने ये सब तो देख लिया, अब ये आई होप आप इतना सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। अब आपको 5 महीने बचते हैं, 5 मंथ्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है तो वो तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्रिमिनल लॉ कंप्लीट करिएगा जरूर से जरूर, जिसमें IPC में ज्यादा फोकस करिएगा, IPC, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जूरिस्प्रूडेंस इज फेवरेट, PIL इज फेवरेट, ठीक है, मेरा नहीं, NLU कंसोर्शियम का, ठीक है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ दिस टॉर्ट्स, ठीक है। ये हो गए आपके कुछ पेपर्स जो आपको अच्छे से ध्यान देने ही देने हैं, फैमिली भी कर लीजिए। ये हो गए, ये इतने तो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, आप इसके साथ इसमें यू हैव टू कवर द ट्रेडिशनल फैक्ट्स आप कवर करोगे, ठीक है। यू हैव टू कवर द लैंडमार्क जजमेंट्स अलॉन्ग विद दैट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये सब डिटेल में अगर इन सब पे और वीडियो चाहिए स्ट्रैटेजी वाली तो आप YT चैनल पे हमारे जाके चेक कर सकते हो। मैंने आराम से पूरी डिटेल में बताया है केस लॉस कैसे पढ़ना है, कब का केस लॉस पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कब से कब कहाँ से कवर करना है, सोर्सेज क्या होने चाहिए जिनसे हम कवर करेंगे, कम टाइम में कितनी ज़्यादा तैयारी करके कर सकते हैं वो, ठीक है। इन पे ध्यान देना है। प्लस यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अ लॉट, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले सब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी इसके तो ज़्यादा है नहीं प्रीवियस ईयर जब से कॉम्प्रिहेंशन वाला हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला जब से हुआ है वो तो कवर करना ही करना है, साथ ही में जो पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने कहा क्या, आपको पैसेज से आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से एकदम इसको कवर करो, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो वो लगाओ, फैक्चुअल चीज़ें कंप्लीट करो, अपना याद करो, प्रोविजंस को रिवाइज करो, लैंडमार्क जजमेंट के साथ साथ रिसेंट में जो कुछ भी आ रहा है उन सबको कवर अप करो, एक्ट्स के बारे में पढ़ो, स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ो, अमेंडमेंट्स के बारे में जानो। अगर इतना आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपका पेपर बन जाएगा।
कुछ भी टफ नहीं है, कुछ नहीं टफ है, जस्ट यू हैव टू बिल्ड अप योर इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर लॉज जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं, एंड देन आपको उसी से रिलेट करके पुराने नॉलेज पे जाना है, एंड देन रिसेंट में जो भी पूछा जा रहा है उस पे जाना है, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी मच यूजफुल टू यू, बिकॉज डिटेल में एक एक चीज़ अगर पता चल जाती है तो हमें खुद पढ़ने की टेंशन होती नहीं है, और कभी कभी खुद कर पढ़ने के बाद भी कुछ कन्फ्यूजन होती है जो अगर कोई और बता देता है तो वैलिडेट हो जाती है। तो अगर सेशन यूजफुल लगा, लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए, केस लॉज एनालिसिस के लिए, एंड हमारे अनअकैडमी के पोर्टल पे आ जाओ, वहाँ पे हमारी स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस अटेंड करो। और अगर सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगता है तो अचीवर्स बैच ज्वाइन करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेरे साथ कंप्लीट करो, एंड अपना क्लैट पीजी क्रैक करो फॉर द 3rd December 2023। थैंक यू सो मच, बाय बाय।